हाँ जी, सो वी आर स्टार्टिंग विद बेलमेंट एंड प्लेज. ठीक है, shall we start? Yeah. So as per section 148 of the Indian Contract Act, (1872), bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that the goods shall be returned or disposed according to the directions of the person delivering them when the purpose is accomplished. When the purpose is accomplished. Okay, this is the definition of bailment. हाँ जी. So, as per section 148 of the Indian Contract Act 1872, bailment is the delivery of goods. That's the first feature of bailment, that it involves delivery of goods by one person to another for the same purpose. तो bailment में हमारी दो parties होती हैं, parties to bailment. एक होता है हमारा, बोलने से बढ़िया लगता है, बेलर. दूसरा Really. बेली. बेलर कौन होता है? पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स. एंड बेली कौन होता है? द पर्सन टू हुम द गुड्स आर. पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड. ठीक है. Again, as per section 148 of the Indian Contract Act, bailment is the delivery of goods by one person to another for the same purpose upon a contract that the goods shall be returned. So जो हम goods bailment में बात करते हैं, those goods are movable goods. Those goods are not immovable goods. वो goods जो हम दूसरे बंदे को डिलीवर करते हैं, इट इज कंपल्सरी कि वो गुड्स रिटर्न हो या डिस्पोज्ड हो जाए एज पर द directions of the person delivering them once the purpose is accomplished. Got it? So bailment is a process in which you deliver goods to another party for some purpose, and those goods are returned or disposed of as per the person who has delivered those goods when the purpose of those delivery of goods is done. ठीक है. तो इसके बाद हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट आंसर आता है इंट्रोडक्शन से, वो आता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट. पहला एलिमेंट मैंने क्या बात बताया था? कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दो लोग आ रहे हैं, दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि मैं आपको गुड्स दूंगा. जब मैं आपको गुड्स दूंगा तो जो आपका पर्पस है उसको अकम्प्लिश करोगे, फिर वो गुड्स आप मुझे रिटर्न कर दोगे. ठीक है. Yeah. तो दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट हियर. देन डिलीवरी ऑफ गुड्स. ठीक है. डिलीवरी ऑफ गुड्स हमारी दो तरह की हो सकती हैं. एक्चुअल डिलीवरी. ठीक है. मैंने सानवी को एक ज्वेलरी का बॉक्स पकड़ा दिया कि आप इसको अपने घर पे सेफली रख लो. मैंने उसको एक्चुअल गुड्स की डिलीवरी कर दी. ठीक है. डज दैट मेक सेंस Yeah. गाइस? हाँ. डज दैट मेक सेंस? Yeah. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. मैंने बोला कि मैं घूमने जा रहा हूं, तो कृपया करके आप मेरी कार को सेफ रखना. मैं अपनी कार उनके घर पे नहीं देके जाऊंगा, मैं कार की चाबियां देके जाऊंगा. जब मैंने कार की चाबियां दी, उसका क्या मतलब हुआ? कि मैंने उनको कार का पोजेशन दे दिया. ठीक है. हम्म. पर्पस.
अगर मैं बेलमेंट कर रहा हूं तो मेरा कोई पर्पस होगा, मैं ऐसे ही नहीं पोजेशन को ट्रांसफर करता फिरूंगा। ठीक है, फिर मेरा आ गया पोजेशन। अब मैंने गुड्स दिए हैं, मैंने उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप। पोजेशन मैं वापस भी ले सकता हूँ, ओनरशिप मैं वापस नहीं ले सकता। बेलमेंट में मैं गुड्स की पोजेशन दूसरी पार्टी को दे देता हूँ, और वो दूसरी पार्टी अपने पर्पस के बाद मुझे मेरा पोजेशन रिटर्न कर देती है, मेरे गुड्स मुझे रिटर्न कर देती है। डज दैट मेक सेंस? Yeah. एंड लास्ट इज रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है, सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ बेलमेंट। सबसे पहली बात, बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम गुड्स की डिलीवरी करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, और उसका पोजेशन हमें मिल जाता है। जब हमारा वो पर्पस अचीव हो जाता है तब हम गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। डिलीवरी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक्चुअल डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डज दैट मेक सेंस? Yes. हाँ. अच्छा, क्या बेलमेंट के लिए कंसिडरेशन की जरूरत है Yeah. सानवी? नहीं. नहीं, बेलमेंट के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। ये हमने पढ़ा भी था जब हमने एक्सेप्शंस टू नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन किया था। बेलमेंट Yeah. में कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेलमेंट, देन वी विल गेट अ गुड क्लैरिटी व्हाई दिस इज देयर। ठीक है, हम्म. टाइप्स ऑफ बेलमेंट पिछले दो अटेम्प्ट से नहीं आया है, तो अगर आपको लगे तो टाइप्स ऑफ बेलमेंट आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ बेलमेंट, ठीक है। अब मैं टाइप्स ऑफ बेलमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ, उनको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट के बारे में बात करूं तो इसमें मेरे तीन आ जाते हैं, इसमें मेरे आ जाएंगे दो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट में अगर मेरा जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट है वो मेरा सिर्फ बेलर के लिए, ठीक है, फिर मेरा आ जाएगा एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ. फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ये मेरा थर्ड है। ठीक है, यहाँ पे मेरा दो है, ग्रेचुइटस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। अगर मैं एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर की बात करूं, अगर मैंने कोई वैल्यूएबल्स स्वरांगी को उसके घर पे सेफ रखने के लिए दिए, तो उसमें फायदा किसका है? मेरा फायदा है। उसमें स्वरांगी को क्या फायदा मिल रहा है? कोई फायदा नहीं मिल रहा। जब सिर्फ बेलर का फायदा होगा जो गुड्स दे रहा है, देन इट इज एक्सक्लूसिवली बेनिफिट ऑफ बेलर वाला बेलमेंट। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, स्वरांगी सेड दैट आई वांट टू बोरो योर कैमरा टू रिकॉर्ड अ वीडियो, तो इसमें बेनिफिट मेरा नहीं है, इसमें बेनिफिट है स्वरांगी का। सो इट इज एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। ठीक है, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट में ये हो गया, यू गाइज वांट टू स्टडी लॉ, आई वांट टू टीच लॉ, सो मेरा भी बेनिफिट है, आप लोगों का भी बेनिफिट है। डज दैट मेक सेंस? Yes. ग्रेचुइटस बेलमेंट, इट इज फ्री ऑफ चार्ज, एंड नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में दोनों पार्टीज को सम बेनिफिट मिलता है, बोथ पार्टीज गेट सम बेनिफिट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ जी, नहीं. ग्रेट। ओके, नाउ वी विल सी ड्यूटीज ऑफ बेलर। ड्यूटीज ऑफ बेलर, ठीक है। फोर ड्यूटीज के बारे में हम बात करेंगे, सेक्शन 150, सेक्शन 158, सेक्शन 159, सेक्शन 164। ठीक है, लिखो, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स
इन गुड्स बेल्ड। ठीक है, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। ठीक है, ड्यूटी टू आइडेंटिफाई द बेली। इंडेमनीफाई तो बेली। बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। ये है आपका सेक्शन 150। दिस इज योर सेक्शन 158। दिस इज योर सेक्शन 159 एंड दिस इज योर सेक्शन 164। ठीक है, नाउ इसमें हमने सबसे पहले बात करनी है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट की। अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है तो क्या इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स? ठीक है, बाउंड टू disclose the faults in the goods build. Does this make sense? गाइस, लॉ में आप लोगों को हाँ ना बोलना पड़ेगा। Yes. ठीक है, अगर इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, ठीक है, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज। बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज whether he was aware or not। ठीक है, इसमें केस लॉ है Hyam and wife versus Nye and Sons. A hired from B a carriage along with a pair of horses and a driver for a specific journey. During the journey, a bolt in the underpart of the garage broke away. As a result of this, the carriage became upset and A was injured. It was held that B was liable to pay for damages to A for the injury sustained by him. The court observed that it was the bailiff's duty to supply a carriage fit for the purpose for which it was hired. ठीक है, डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? दैट अगर आपने फॉल्ट्स हाँ. नहीं पता है तो आपको यू आर बाउंड टू पे फॉर द डैमेजेस। एंड अगर नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, अगर आपको पता था या आपको नहीं पता था फॉल्ट्स के बारे में, स्टिल यू आर लाइबल फॉर द डैमेजेस। ठीक है, समटाइम्स द गुड्स दैट आर बेल्ड आर ऑफ डेंजरस नेचर। कई बार एक्सप्लोसिव बेल्ड होते हैं, सो इन दैट केस इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ द गुड्स। डज दिस मेक सेंस? हाँ. ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी वापस आ जाते हैं ग्रेचुइटोस पेमेंट। ठीक है, बेलर इज लाइबल टू पे द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस। ठीक है, बेलर इज लाइबल टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस incurred by him if some work has been done on the bailed goods। Does this make sense to you guys? अगर बेली ने गुड्स पे कोई काम करवाया है, दैट वाज द नीड ऑफ द आर, सो बेलर नीड्स टू पे दोस एक्सपेंसेस टू द बेली, राइट? हाँ. If I talk about non-gratuitous bailment, ठीक है, bailor is liable to pay the extraordinary expense
दोनों केसेस में यू हैव टू पे द एक्सपेंसेस बेसिकली। ठीक है, क्लियर। Next is duty to indemnify the bailee for premature termination. The bailer must compensate the bailee for the loss or damage suffered by the bailee that is in excess of the benefit received, whether he had lent the goods gratuitously and decides to terminate the bailment before the expiry of the period. अगर आपने बोला कि आपका ये पीरियड था, आपने इस पीरियड से पहले ही terminate कर दी bailment, so you are liable to compensate the other party. Does that make sense? Yeah. Let us write bailer shall compensate. See, if this question comes in the exam, जितने पॉइंट्स हम लिख रहे हैं अगर आप इसी तरीके से भी लिखोगे यू वुड गेट मार्क्स। बट ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के 4 का नीचे हेडिंग डाल के इनके बारे में लिख दो। सेम वर्डिंग इज ओके, यू डोंट नीड टू गो इनटू द टेक्निकल लैंग्वेज। Of course, you would not fetch full marks, but you would fetch marks suitable to get a very good score. Bailer shall compensate the bailee for the loss or damage suffered by the bailee that is in excess of the benefit received that is in excess of the benefit received, whether he had lent the goods whether the goods were lent gratuitously and decides to terminate before the expiry. Does that make sense? हाँ. Last point, bailer's responsibility to bailee indemnify for any loss. I indemnify for loss because of defective title in goods. अगर जो टाइटल ऑफ गुड्स है बेसिकली आप ओनरशिप अगर आपकी डिफेक्टिव निकली, ठीक है, तो उसके केस में यू विल इंडेमनीफाई द बेली फॉर एनी लॉस। ठीक है, एंड लास्ट है जो आपके रिटर्न द गुड्स इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू रिसीव द गुड्स आफ्टर expiration of period, expiration, accomplishment of purpose, accomplishment of purpose। ठीक है, so this is the proper answer for duties of bailor. Does this make sense to everyone? Yeah. Great। In his ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला है ड्यूटीज ऑफ अ बेली। ड्यूटीज ऑफ अ बेलर कर ली। ड्यूटीज ऑफ अ बेलर क्या थी? सबसे पहले बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स। अगर कोई भी फॉल्ट है गुड्स में आप उनको डिस्क्लोज करोगे, आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी टू पे एनी नेसेसरी एक्सपेंसेस, अगर बेली ने कोई भी खर्चा किया है उन गुड्स के बाद तो आप उसको पे करोगे। ठीक है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली। ठीक है, अगर आपकी कोई भी गलती हो गई, कोई भी लॉस था जो उसने बेनिफिट के एक्सेप्शन में रिसीव किया, यू वुड कॉम्पनसेट। ठीक है, आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इंडेमनीफाई अगर गुड्स का टाइटल डिफेक्टिव निकला, एंड टू रिटर्न द गुड्स वंस द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। ठीक है, वंस द पर्पस इज अकम्प्लिश एंड द बेलमेंट का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ अ बेली। ड्यूटीज ऑफ अ बेली, आई थिंक हमारे अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था, सितंबर वाले अटेम्प्ट में। टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, सेक्शन 151 एंड 152। ठीक है,
In all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take care of his own goods. ठीक है? It is your responsibility to take reasonable care of goods. ठीक है? अगर इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए एंड आपने रीजनेबल अमाउंट ऑफ केयर की थी, देन यू आर नॉट लायबल. You would have seen Okay, one you case have to study prove also. that. क्या? You'll have to prove that, no? Yes, you have to prove That you that, did. of course. आपने केस स्टडी, आपके एग्जाम में बहुत फेमिलियर केस स्टडी यही है कि आपने गुड्स बेल में दिए थे. आपको जो बेलर था उसने बोला था आप इन गुड्स को बैंक के लॉकर में रखो, बट आपने उनको अपने घर में रखे और वो चोरी हो गए, तो वहां पे अपनी रीजनेबल केयर नहीं ली. अगर आपने बैंक लॉकर में रखे थे, बैंक में कुछ चोरी वोरी हो गई, तो उसमें आप लाइबल नहीं हो. डज दैट मेक सेंस? Yeah. ठीक है, नेक्स्ट. नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट. एक डाउट है, हाँ जी. ये रीजनेबल केयर का तो डेफिनेशन तो सब्जेक्टिव है ना, सिचुएशन पे डिपेंड एज पर द करेगा लोगों पे कॉन्ट्रैक्ट एंड डिपेंड एज पर द करेगा. सिचुएशन. हाँ, बट व्हाट इफ आई थिंक आई हैव टेकन रीजनेबल केयर बट इन द आईज ऑफ लॉ इट्स नॉट. जब आप मैंने आपको क्या क्या एग्जांपल दिया, अगर वैल्यूएबल्स हैं, ठीक है, अगर आपको मैंने चिल्ला के बोल दिया कि जो वैल्यूएबल्स आप उनको बैंक में रखो, आपने बैंक में नहीं रखे, तो आपने रीजनेबल केयर नहीं ली. अच्छा, अगर मैंने आपको चला के ना बोला होता, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन द इंडस्ट्री उसको देखा जाता है, व्हाट हैपेंस इन रेगुलर एक्शन. अब रेगुलर एक्शन में बंदे की समझ है कि अब अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे चोरियां होती हैं और आपको कोई पकड़ा के गया अपनी कीमती चीजें, तो आप उसको बैंक में रखोगे. हाँ, ओके. ठीक है. या नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स. दिस इज योर सेक्शन 153 एंड 154. अच्छा, अब the contract of bailment is voidable at the option of the bailor. This line is very important. This line needs to be in this point. The contract of bailment is voidable at the option of the bailor if the bailee does not use the goods according to the terms and conditions of the bailment. ठीक है. फिर हमने voidable में एक चीज पढ़ी थी कि जब ये सिचुएशन हो जाती है एंड अगर आपने गलती कर दी, तो आर यू लाइबल टू कॉम्पनसेट? क्या आपको कॉम्पनसेट करने की जरूरत है? Yeah. क्या? What did you say? Repeat kind मैंने आपको ये बोला कि पहली बात तो द जो बेलर होता है, ही हैज द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है अगर बेली गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज करे जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है. अगर उसने कर लिया यूज, इनकंसिस्टेंट यूज कर लिया, नॉट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, सो इज ही लाइबल टू पे बेलर द damages? Does he need to compensate the bailor for the loss or for the destruction of goods? Yeah, if there's destruction of goods, he should pay. Definitely he is liable to compensate. तो इसमें आप किसकी बात करोगे? voidable की बात करोगे. voidable at option of bailor. ठीक है. bailor को compensate करेगा बेली for inconsistent use. ठीक है. does that make sense? ठीक है. अगला, not to mix the goods. not to mix the goods. Section 155, 156 and 157. Not to mix the goods. अगर आपने बेलर की कंसेंट के साथ गुड्स को मिक्स किया है, if the bailee mixes the goods bailed with his own goods with the consent of the bailor, both the parties shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture. अगर आपने कंसेंट के साथ किया है, then both the parties will have a proportionate interest. ठीक है. अब नेक्स्ट इज, आपने गुड्स मिक्स किए विदाउट द कंसेंट. विदाउट द कंसेंट
ठीक है, एंड उसमें गुड्स सेपरेबल है, उसमें गुड्स सेपरेबल है, तो जो बेली है ही विल बेयर द कॉस्ट ऑफ द सेपरेशन, एंड वो सेपरेट करके बेलर को गुड्स रिटर्न करेगा। हम्म, अगर थर्ड केसेस में अगर आपने गुड्स को मिक्स किया है, सेपरेबल नहीं है, तो आप पूरे लॉस के लिए कॉम्पनसेट करोगे बेलर को। ठीक है, हम्म, तीनों केसेस क्लियर? yes. मिक्स विद कॉन्सेंट, मिक्स विदाउट कॉन्सेप्ट बट सेपरेबल, मिक्स विद कंसेंट बट नॉट सेपरेबल। ठीक हम्म, है, रिटर्न द गुड्स। सेक्शन 160 एंड 161। ठीक है, सेक्शन 160 and 161, ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न और डिलीवर गुड्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर। ठीक है, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होगा मोड टू रिटर्न द गुड्स, आप उसके हिसाब से गुड्स रिटर्न करोगे। एंड अगर बेली के कारण कोई लॉस हुआ गुड्स की डिलीवरी में, तो वो बेली कॉम्पनसेट करेगा बिलर को। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? yeah. रिटर्न एंड एक्रेशन फ्रॉम द गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी केस स्टडी आपने बहुत बार देखी होगी एमटीपी आरटीपी में। इसमें यह था कि अगर आपने किसी काऊ को लैंड किया, बेलर उस काऊ को आपने किसी को दिया, काऊ का बच्चा हो गया, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि बच्चा भी रिटर्न करो। हम्म, तो जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आपने गुड से कोई भी प्रॉफिट कमाया होगा, आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, बेली की ये ड्यूटी है कि कोई वो एडवर्स टाइटल ना सेटअप करे, वो ये नहीं बोल सकता कि यार ये गुड्स तो बेलर के नहीं है। ठीक है, ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेलर। ठीक है, डज दिस एंटायर सेक्शन मेक सेंस टू यू गाइस? तभी आप लोग लिख पाओगे। yeah. ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेलर में हमने चार ड्यूटीज पढ़ी। सबसे पहले तो आप जितने भी फॉल्ट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स, आप उनको डिस्क्लोज करोगे। आप जितने भी हम्म, नेसेसरी एक्सपेंसेस आप उनको पे करोगे। आप इंडेमनीफाई करोगे बेली को। ठीक है, बेली की जो बेलर है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स निकला तो आप उसके लिए इंडेमनीफाई करोगे। सेकेंड है कि जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, जब ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाएगी, तो आप गुड्स वापस ले लोगे। ठीक है, वैसे ही कुछ बेली की yeah. ड्यूटीज हैं, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। ठीक है, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स। नॉट टू मिक्स द गुड्स में हमने तीन केसेस देखे। पहला केस था आपने मिक्स किया कंसेंट के साथ, तो प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट केस था आपने कंसेंट के बिना मिक्स किया एंड गुड सेपरेबल है, तो इसमें आप सेपरेट करोगे, जो सेपरेशन का खर्चा है वो बेली उठाएगा। एंड थर्ड केस था आपने गुड्स मिक्स किए विदाउट कंसेंट एंड सेपरेबल नहीं है, तो आप पूरे लॉस के लिए कॉम्पनसेट करोगे। ठीक है, हम्म, क्लियर है यहाँ तक? yes. राइट्स ऑफ बेलर, बेलर के क्या राइट्स हैं? ठीक है, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। अभी हमने पढ़ा था, अगर बेलर को लगे कि जो उसके गुड्स है उसका गलत इस्तेमाल यूज किया गया है, तो वो उसी वक्त बेलमेंट को क्या कर सकता है? टर्मिनेट कर सकता है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। ठीक है, क्लियर? Yeah. अगर मैंने फ्री में गुड्स दिए हैं, तो मैं क्या उन गुड्स को कभी भी वापस ले सकता हूँ? हम्म, Yeah. ऑफ कोर्स मेरे गुड्स है, मैं जब मर्जी वापस ले लूँ। हाँ, बट मैंने गुड्स उस वक्त पे लिए
जिससे जो बेली है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, दैट इज मोर देन द बेनिफिट उसको मिलना था, तो क्या मैं उसको कॉम्पनसेट करूंगा फिर? ऑफ कोर्स करूंगा, हम्म क्योंकि मैंने एक ट्रस्ट फैक्टर पे गुड्स लिए थे। हम्म राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर, इसमें हमारे दो सेक्शन होते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारा 159 था, ये है हमारा 180 एंड 181, ये बाद में आएगा आफ्टर वी डू इट फॉर बेली ऑल्सो। अगर बेली ने कोई ड्यूटी नहीं परफॉर्म की, उसकी कोई लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रह गई, तो क्या बेलर उसको सू कर सकता है? हाँ ना? या यस राइट टू कॉम्पनसेशन, सीधी सी बात है, अगर उसने इनकंसिस्टेंट यूज किया, गुड्स खराब कर दिए, तो आप क्या कॉम्पनसेशन ले सकते हो? हाँ क्लियर सानवी? अब तुम लोग देखो, इट इज फुलिशनेस कि आप इसके अंदर का कंटेंट भी याद करो। अगर आपने सिर्फ मेन हेडिंग्स भी लर्न कर लिया, बना के लिख सकते हो, हाँ एंड बड़े बड़े से हेडिंग्स को बॉक्सेस में डाल देना कि सिर्फ वही बंदा पढ़े। राइट्स ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेली, ठीक है। पहला राइट, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर। सेक्शन 165, ठीक है। अगर एक गुड के दो तीन बेलर्स हैं, ग्रुप पोजेशन है, ग्रुप ओनरशिप है, तो बेली कैन डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर, ठीक है। ठीक है, हाँ ना? यस यस नेक्स्ट, राइट टू इंडेमनिटी, section number 166. Let me read it. Bailey is entitled to be indemnified by the bailior for any loss arising to him by reasons that the bailior was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give directions in respect to them. हमने पढ़ा था, अगर बेलर का टाइटल डिफेक्टिव है और उसके चक्कर में वो बेलमेंट नहीं कर सकता और उसने फिर भी की, और बेली को उसके चक्कर में नुकसान उठाना पड़ा, तो बेलर इज लायबल टू कॉम्पनसेट द बेली, ठीक है। यस राइट टू क्लेम कॉम्पनसेट राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, अगर जो गुड्स उसको मिले हैं वो फॉल्टी हैं, तो वो क्या कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है? यस ग्रेट। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, हमने फर्स्ट टॉपिक में ये पॉइंट पढ़ा था, राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर गुड्स के यूज में कोई भी एक्सपेंसेस बेली को करने पड़े हैं, सो यू कैन क्लेम दोस एक्सपेंसेस, ठीक है। या राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड टाइटल ऑफ गुड्स, अगर बेली को डाउट है कि ये गुड्स इस बंदे के नहीं है, तो क्या वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। राइट टू पर्टिकुलर लीन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज, अगर मैंने से तुम लोगों ने मुझे कोई गुड ठीक करने के लिए दिया, एंड मैंने उसके लिए तुम्हें चार्ज किया, जब मैंने वो गुड ठीक कर दिया, तुम लोग आए, तुमने बोला गुड ठीक
आपने कर दिया, आप हमें गुड दे दो, पैसे हम आपको बाद में देंगे। तो मैं क्या गुड रख सकता हूँ अपने साथ? हाँ, मैं बिल्कुल उस गुड को अपने साथ रख सकता हूँ जब तक आप लोग मुझे पैसे नहीं देते। सेक्शन 170, राइट टू जनरल लीन, ये हमारा जो बैंकर के पास होता है, ये वो वाला पॉइंट है। ठीक है, सेक्शन 171, क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? Yeah. एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस। ड्यूटीज ऑफ बेरर क्या थी? सबसे पहली ड्यूटी थी कि कोई भी फैक्ट्स हैं, फॉल्ट्स हैं, आप उनको डिस्क्लोज करो। जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस आप उनको पे करना पड़ेगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेली को। आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स निकला तो आप उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करोगे, आप रिटर्न करोगे। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स अगर आप देखो राइट्स ऑफ बेली हैं। ठीक है, फिर ड्यूटीज ऑफ बेली हमने देखा, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। अगर आपने रीजनेबल केयर नहीं ली तो आप कॉम्पनसेट करोगे। नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, अगर आपने किया तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। नॉट टू मेक गुड्स 3 केसेस थे, रिटर्न द गुड्स, रिटर्न एनी प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स, एंड नॉट टू सेट अप एनी एडवर्स टाइटल। फिर हमने राइट्स ऑफ बेलर देखे। राइट्स ऑफ बेलर क्या थे? राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट अगर इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स देखा। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम अगर नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है। अगर उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, जो बेनिफिट को भी एक्सीड कर देगा, तो आप कॉम्पनसेट करोगे बेली को। राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, ये भी हम पढ़ेंगे। राइट टू सू द बेली, राइट टू कॉम्पनसेशन। राइट्स ऑफ बेली, राइट टू डिलीवर गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर, right to indemnity, right to claim compensation in case of faulty goods, right to claim necessary expenses, right to apply to the court to decide title of goods, right to particular lien for payment of services, right to general lien। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट पूरा? Yeah. राइट्स ऑफ अ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर मेरी थर्ड पार्टी होगी। ठीक है, सूट बाय बेलर एंड बेली अगेंस्ट wrong doers, सेक्शन नंबर 180। ठीक है, अपॉर्शनमेंट ऑफ रिलीफ और compensation obtained by such। ये आपका है सेक्शन 181। If a third person wrongfully deprives the bailee of the use or possession of the goods bailed or does them any injury, the bailee is entitled to use such remedies as the owner might have used in the like case if no bailment has made। अगर कोई भी थर्ड पार्टी है जो बेली को डिप्राइव कर रहा है गुड्स यूज करने के लिए, तो बेली वो एक्शन ले सकता है जो उस गुड्स का ओनर ले सकता अगर बेलमेंट ना हुई होती। ठीक है, either the bailor or the bailee might bring a suit against a third person फॉर सच इंजरी, एंड उसके बाद जो भी रिलीफ मिलेगा एज पर द इंटरेस्ट हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट पूरा क्लियर है? Yeah. ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन ऑफ सबसे पहले ऑन एक्सपायरेशन ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड, अगर बेलमेंट का पीरियड खत्म हो गया तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। डज दिस मेक सेंस? Yeah. ऑन फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, पर्पस अगर बेलमेंट का खत्म हो गया तो टर्मिनेट होगी बेलमेंट। ठीक है, अगर नोटिस है, नोटिस में हम दो चीजें लिखेंगे। सबसे पहले हम ये बात बताएंगे कि अगर बेली ने कोई भी इनकंसिस्टेंट यूज दिया सो द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, बेलर वुड गिव नोटिस एंड द बेलमेंट वुड बी टर्मिनेटेड।
सेकेंडली, अगर ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट थी तो कभी भी बेलर बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, इसमें आप दो इनकंसिस्टेंट वाला पॉइंट यूज करोगे एंड ग्रेटिट्यूडस वाला यूज करोगे। बाय डेथ, अगर किसी बेलर या बेल की डेथ हो जाती है तो बेलमेंट खत्म हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया सो बेलमेंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई। ठीक है, क्लियर। Yeah. एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का, याद है? अगर कोई भी गुड किसी जो जिसको बिलोंग नहीं करता उसको कहीं भी गिरा हुआ मिलता है वो उसको उठा लेता है, ही इज द फाउंडर ऑफ द लॉस्ट गुड। ठीक है, Yeah, and it's his responsibility to find the owner, try to find it, and if he doesn't, then it's his. यस, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स टू फाइंड द ट्रू ओनर। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, फाइंड गुड्स दैट डू नॉट बिलोंग टू हिम, उसको हम बोलते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ठीक है, इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फाइंड ट्रू ओनर एंड टू सरेंडर द गुड्स। ठीक है, however, the finder of goods has no right to sue the owner for compensation for trouble and expense voluntarily incurred by him in the in finding the owner and preserving the goods found. वो ओनर को सू नहीं कर सकता कि भाई मेरे को आपका गुड मिला, आप मेरे को कॉम्पेंसेट करो क्योंकि मैंने आपको ढूंढा, आपके गुड्स को बचाया। ही हैज नो राइट, बट he has a right to retain the goods against the owner until he receives such compensation, and where the owner has offered a specific reward on lost goods, the finder may sue the owner for such reward and may return the goods until then. बेसिकली अगर कोई ओनर है उसने लिख दिया कि अगर आपने मेरा ये गुड ढूंढा तो आपके लिए रिवॉर्ड है, जब तक वो रिवॉर्ड उसको नहीं मिला वो गुड को रिटेन कर सकता है। सो इसका बेसिक एनालिसिस क्या है? द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन आस्क फॉर रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स एंड सर्चिंग द ट्रू ओनर। आप सू नहीं कर सकते, आप सू नहीं कर सकते, बट यू कैन आस्क फॉर द एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर फाइंडर ने जो ट्रू ओनर था उसने कॉम्पनसेशन के लिए मना कर दिया तो आप उसको सू नहीं कर सकते। यू कैन डेफिनेटली आस्क कि मेरे को आपको ये ढूंढने में ये एक्सपेंस लगा, आप प्लीज मेरे को कॉम्पनसेट कर दो, बट आप सू नहीं कर सकते। अगर ओनर ने कोई भी अवार्ड अनाउंस किया है, द फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रिवॉर्ड and the right to collect the reward is a primary and a superior right even more than the right to seek reimbursement of expenditure. रिवॉर्ड का जो राइट है वो सुपीरियर राइट है, एंड जो एक्सपेंस का कॉम्पनसेशन है दैट इज अ इंफीरियर राइट। ठीक है, Why doesn't this doesn't apply to Lalman Gupta wala case? So, विच वन? okay, I don't know the name if I'm taking it correct, but वो जहाँ पे वो बच्चा गुम जाता है and then the नौकर when goes and finds the बच्चा, but he क्या doesn't. हाँ, क्या उसमें पता था जिसने बच्चे को ढूंढा था कि ये इसका अवार्ड है? वॉज द ऑफर कम्युनिकेटेड अभी टू तो हिम? तूने बोला but finder of the goods will get the reward in this. फाइंडर ऑफ द गुड्स विल गेट द रिवॉर्ड। मैंने अगर पब्लिक के लिए मैंने बोल दिया कि हाँ, अगर आपने मेरे गुड्स ढूंढे तो आपको ये अवार्ड मिलेगा, उसके बाद मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, तब तो मेरे पास वो राइट है ही है। सी, ये है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का बेस इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के फंडामेंटल्स, वो फंडामेंटल्स तो फॉलो होने ही पड़ेंगे। अगर मैं कोई भी ऑफर दे रहा हूं दैट ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। जब वो बंदा ढूंढ रहा था या जब वो अपने ट्रू ओनर को ढूंढ रहा था, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मेरा ट्रू ओनर है इस गुड का, उसने इसके लिए ये रिवॉर्ड रखा है। So it's so possible that you wouldn't be aware of the नहीं reward. मिलेगा फिर, क्या? नहीं मिलेगा फिर, अगर उसको नहीं पता था उसको नहीं मिलेगा।
because the upper version is the base law Yeah. where finder of thing commonly or may sell it. अगर उसका वो जो ट्रू ओनर है रीजनेबली ढूंढने के बाद नहीं मिला तो वो उस चीज को सेल कर सकता है। ठीक है, अब इसमें दो सिचुएशंस थी। अगर वो पेरिशेबल चीज है, वो चीज खराब हो रही है, तो आप उसको बेच दोगे। या फिर जो लॉ के चार्जेस हैं फाइंडर के रिस्पेक्ट में, अगर वो 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड है, उससे ज्यादा एक्सीड कर रहे हो, तो आप गुड को बेच दोगे। तब आप सेल कर सकते हो। सेल आप दो कंडीशन में कर सकते हो। पहली कंडीशन ये है कि अगर वो गुड पेरिशेबल है, वो खराब हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, आप उसको बेच दोगे। दूसरी ये है कि जो फाइंडर है उसके रिस्पेक्ट में जो लॉफुल चार्जेस हैं, अगर वो 2/3 ऑफ द वैल्यू से ज्यादा हो गए, तो आप उसको बेच दोगे। Yeah. ठीक है, लास्ट पॉइंट, हम लीन की डेफिनेशन कर रहे हैं। हमने लीन, मैंने थोड़ा सा ब्रीफली तो बता ही दिया था लीन क्या होता है। सो लीन इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन द गुड्स belonging to another person until the claim is satisfied or some debt due to him is repaid। ये हमने पढ़ा था ना कि आप, एक बेली का राइट है कि वो पर्टिकुलर लीन एक्सरसाइज कर सकता है। तो इसमें हमने लीन पढ़ा था कि अ पर्सन हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स अगर उसके पीछे जो क्लेम है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ या कोई डेट है वो अनपेड है। लीन दो तरह का होता है, जनरल एंड पर्टिकुलर लीन, राइट। जो हमारा जनरल लीन है दैट इज सेक्शन 171, सेक्शन नंबर 170 है। अब डिफरेंस सुनो। जो हमारा पर्टिकुलर लीन है दैट इम्प्लाइज द राइट ऑफ द बेली टू रिटेन द स्पेसिफिक गुड्स बेल्ड फॉर नॉन पेमेंट अमाउंट। मैंने क्या बोला था कि अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की, जिस आपने कोई ऐसा गुड था जिसमें से कोई सर्विस प्रोवाइड की जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिली, तो आप उसको रिटेन कर सकते हो। गॉट इट? दिस इज Yeah. ऑटोमेटिक। इट कम्स टू प्ले ओनली व्हेन सम लेबर और स्किल इज इन्वॉल्व। जब मैंने आपका गुड ठीक किया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, मेरी स्किल की वैल्यू की पेमेंट आपने नहीं की, तो इसलिए आपको वो गुड नहीं दे रहा। उस मेरी स्किल लगाने से गुड की वैल्यू बढ़ गई, सो आपको मेरी पेमेंट मुझे देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दे रहे तो मैं पर्टिकुलरली एक्सरसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो जनरली है दैट इज नॉट ऑटोमेटिक, इट इज थ्रू एन एग्रीमेंट। बेसिकली बैंकर्स, वॉर फिंगर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स, ये सब जनरली लगाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर बैंक में मेरे पास कोई लोन था, लोन 1 एंड लोन 2, तो लोन 2 के लिए मैंने कोई कोलैटरल रखा था, मैंने लोन 2 चुका दिया, तो मैंने वो कोलैटरल वापस मांगने का तब बोला कि जब आप लोन 1 चुकाओगे तब मैं आपको कोलैटरल 1 वापस कर दूंगा। दैट इज जनरली, दैट इज ओनली applicable to specific people mentioned under section 171 जिसमें बैंकर्स आते हैं। इट कैन बी एक्सरसाइज्ड जहां पे कोई लेबर एंड स्किल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, क्लियर ये पूरा सेक्शन? Yeah. वहां पे पर्टिकुलर बैलेंस है, यहाँ पे जनरल बैलेंस है। अगर आपके काफी लोन्स है आप कोलैटरल को रिटेन कर सकते हो, बट वहां पे जिस चीज के लिए बेलमेंट हुई थी आप सिर्फ पर्टिकुलरली उसी के लिए लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको दो सर्विसेज थी, एक सर्विस के लिए आपको पेमेंट दे दी, एक गुड की सर्विस के लिए पेमेंट दे दी, तो आप उस गुड को रिटेन नहीं कर सकते। दूसरे गुड के लिए नहीं दी तो आप उस गुड को रिटेन कर सकते हो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। ठीक है, Yeah. दिस इज द एंटायर सेक्शन ऑफ बेलमेंट।